नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह या साजिश में। आज एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया। ये एक अपहरण की घटना थी। एक दोस्त के विश्वासघाती हरकत ने न केवल एक जीवन खत्म कर दिया बल्कि एक परिवार को ही तोड़ दिया। अपहरण के इस खेल में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ हानि और दुख हाथ लगता है। आज की कहानी फिरोजाबाद शहर से है, जिसमें शहर के सबसे बड़े व्यापारी का इकलौता बेटा गायब हो जाता है। ये घटना 22 अगस्त 2016 की है। इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के बारे में तो सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा। पूरी कहानी क्या है, आगे इस कहानी में क्या कुछ होता है और इस अपहरण कांड को अंजाम किसने दिया था, फिलहाल इस केस की क्या स्थिति है, इन सब के बारे में बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए और गुनहगारों को क्या सजा मिली जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर की है। जैसा कि हमें पता है, देश में सबसे ज्यादा चूड़ी का कारोबार फिरोजाबाद में ही होता है। यही वजह है कि फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। इसी फिरोजाबाद में अतुल मित्तल नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी रहते थे। इनकी गिनती शहर के सबसे बड़े चूड़ी के कारोबारी में की जाती थी। इन्होंने रियल एस्टेट में भी काफी अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। अतुल मित्तल का एक बेटा भी था जिसका नाम था आदित्य मित्तल। आदित्य की शुरुआती पढ़ाई फिरोजाबाद में ही होती है। आदित्य अपनी शुरुआती पढ़ाई खत्म करने के बाद बैंगलोर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर 2014 में वापस फिरोजाबाद आ जाते हैं। यहाँ आकर वे अपने पिता की कंपनी ओम ग्लासेस को संभालना शुरू कर देते हैं। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पूरा परिवार खुश था। मगर पूरे परिवार को किसी की नजर लग जाती है और सब कुछ बदल जाता है। तारीख थी 22 अगस्त 2016। आदित्य मित्तल हर रोज की तरह 22 अगस्त 2016 को भी सुबह के लगभग 8:30 बजे जिम जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं। वे रोजाना टुंडला थाना क्षेत्र के आगदी ग्रीन जिम्स में जाया करते थे। जिम जाने के बाद अक्सर आदित्य जिम से सीधे ऑफिस चले जाते थे और काम संभालना शुरू कर देते थे। मगर 22 अगस्त 2016 को आदित्य समय पर ऑफिस नहीं पहुंचते। ऑफिस से जब उनके मोबाइल पर कुछ लोग फोन करते हैं तो आदित्य का मोबाइल भी स्विच ऑफ आता है। लोगों को समझते देर नहीं लगती कि शायद वो अपने किसी दोस्त के साथ निकल गए होंगे, इसीलिए ऑफिस नहीं आ रहे होंगे। इसीलिए वो लोग कुछ दोस्तों को भी फोन करके जानने की कोशिश करते हैं कि आदित्य अभी कहाँ है। मगर आदित्य के किसी भी दोस्त को आदित्य के बारे में कुछ नहीं पता था। अब जैसे जैसे समय बीतता है, आदित्य की खोज में भी तेजी शुरू हो जाती है। सबकी चिंताएं बढ़ने लगती है। इस तरह कई घंटे निकल जाते हैं मगर आदित्य का कहीं भी अता पता नहीं चलता। जिम में भी पता करने लोग जाते हैं, उसी जिम में जहां आदित्य जाया करते थे। जिम में जाकर ये पता लगता है कि आदित्य तो आज जिम आए ही नहीं है। अब आदित्य के परिवार वाले प्रशासन के पास जाकर आदित्य को खोजने की गुहार लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि अचानक से आदित्य के चाचा के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, आदित्य का अपहरण हो गया है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे अगले फोन का इंतजार करना। यह मैसेज देखकर हर किसी की डर से रूह कांप जाती है। लोग बेचैन हो जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि मैसेज में बहुत साफ साफ लिखा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए परिवार वाले पुलिस की मदद नहीं ले पाते। वो चाहते हैं कि पुलिस उनकी मदद करे, वो पुलिस के पास जाए, लेकिन अपहरणकर्ताओं की डर की वजह से वो पुलिस के पास नहीं जाते और अपहरणकर्ताओं के अगले आदेश का इंतजार करने लगते हैं। इधर आदित्य की किडनैपिंग की खबर सुनकर आदित्य का एक बेहद ही करीबी दोस्त रोहन सिंघल आदित्य के घर आता है और आदित्य के परिवार वालों को बताता है कि मैंने आदित्य की कार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वाले नगला बीच के इलाके में देखी है। रोहन सिंघल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 22 अगस्त को ही आदित्य मित्तल का कार बरामद कर लिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अब तक आदि के परिवार वालों को अपने डिमांड के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसीलिए सभी बहुत ही बेचैन होकर किडनैपर के मैसेज का इंतजार करने लगते हैं। काफी डर उनके मन में था कि कोई मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया। यही सोचते सोचते शाम हो जाती है मगर किडनैपर्स का कोई मैसेज नहीं आता।
रात में आदित्य के चाचा के पास एक बार फिर से एक अननोन नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम आदित्य को सही सलामत और जिंदा पाना चाहते हो तो जितनी भी जल्दी हो सके 10 करोड़ का इंतजाम कर लो, और कहाँ लाना है और क्या करना है मैं वापस से फोन करके बताता हूँ। जाहिर सी बात है, अभी तक हमने जितनी भी किडनैपिंग की कहानियां सुनी है उसमें या तो 10 से 20 या 50 लाख तक की डिमांड की जाती है, मगर आदित्य के किडनैपर्स ने पूरे 10 करोड़ रुपए की फिरौती का डिमांड किया था। रकम काफी बड़ी थी। इतनी बड़ी रकम सुनकर आदित्य के परिवार वाले भी घबरा जाते हैं। वह चाह कर भी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम जल्द से जल्द नहीं कर पा रहे थे। उधर किडनैपर्स लगातार हिदायत दे रहे थे कि अगर तुम पुलिस के पास गए तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए परिवार वाले पुलिस के पास नहीं जाते। इतनी बड़ी रकम सुनकर परिवार वाले काफी डर जाते हैं और वो थक हार कर रकम कम करवाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये लोग किडनैपर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, काफी ज्यादा गुहार लगाते हैं कि रकम की अमाउंट थोड़ी कम की जाए। किडनैपर्स 10 करोड़ से 1 रुपया भी कम करने को तैयार नहीं होते। कुल मिलाकर परिवार वालों के लिए 10 करोड़ रुपए का इंतजाम करना फिलहाल तो नामुमकिन सा लग रहा था। दूसरी तरफ किडनैपर 10 करोड़ से कम पे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। आदित्य के परिवार वाले फाइनली पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। आदित्य के परिवार वाले तुरंत टुंडला थाने में जाकर आदित्य के किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। क्योंकि यह मामला बेहद ही हाई प्रोफाइल था, इसीलिए पुलिस की कई टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है और आदित्य की खोज शुरू कर दी जाती है। रोहन समेत आदित्य के जितने भी करीबी दोस्त थे सभी से पूछताछ भी शुरू होता है, मगर आदित्य के किसी भी दोस्त के पास आदित्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। 22 अगस्त का पूरा दिन और रात इसी चीज में निकल जाता है, इसी पूछताछ में और खोजबीन में निकल जाता है, मगर आदित्य का अभी तक कहीं अता पता नहीं चला। इसी बीच 23 अगस्त 2016 को एक बार फिर से किडनैपर ने आदित्य के चाचा को कांटेक्ट किया और इस बार अपनी डिमांड बदल देते हैं। और पहले किडनैपर्स ने 10 करोड़ रुपए मांगे थे, मगर इस बार वो कहता है कि अब मुझे 30 किलो सोना चाहिए। 30 किलो गोल्ड के बारे में सुनकर आदित्य के परिवार वाले तुरंत पुलिस को किडनैपर्स की इस नई डिमांड के बारे में जानकारी देते हैं। पुलिस वाले भी इस डिमांड के बारे में सुनकर थोड़े चौंक जाते हैं, क्योंकि फिरौती के रूप में गोल्ड की डिमांड इस बात का इशारा कर रही थी कि शायद इस अपहरण को किसी बाहरी गैंग ने अंजाम दिया है, इसलिए वह फिरौती के रूप में गोल्ड मांग रहे हैं। पुलिस वाले अपनी जांच का तरीका बदलते हुए कई दूसरे एंगल से भी जांच शुरू करते हैं, मगर पुलिस वालों को कहीं भी कामयाबी हाथ नहीं लगती। इधर पुलिस वाले भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, उधर परिवार वाले भी अपने तौर पे अपने बेटे की तलाश जारी रखते हैं। जब परिवार वाले अपहरण से पहले सारे घटनाक्रमों को याद करते हैं तो आदित्य की माँ को याद आता है कि अपहरण की घटना के ठीक एक रात पहले यानी 21 अगस्त की रात आदित्य का एक दोस्त रोहन उसके घर पे आया था। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई थी और इसी बातचीत के दौरान उसका दोस्त रोहन आदित्य की माँ के सामने ही सुबह रोहन के साथ जिम जाने की बात करता है। इस बात को याद आते वह तुरंत अब एक बार फिर से आदित्य की परिवार वाले रोहन को फोन करते हैं और उससे आदित्य के साथ जिम जाने वाली बात के बारे में पूछते हैं। इस सवाल पे रोहन कोई भी जवाब ठीक से नहीं दे पाता और तुरंत फोन काट देता है। रोहन की इस हरकत से आदित्य के परिवार वालों को थोड़ा शक होता है और उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका सताने लगती है और वो अब दोबारा फिर से रोहन को फोन करते हैं, मगर इस बार भी रोहन ठीक से उनसे बात नहीं करता और फोन रख देता है। इसके बाद रोहन के भाई को भी आदित्य के परिवार वाले फोन करते हैं, मगर वो भी कुछ ढंग से बात किए बगैर तुरंत फोन काट देता है। अब शक की सुई सीधे रोहन और उसके भाइयों पे टिक जाती है, इसलिए आदित्य के परिवार वाले अपहरण की घटना के 2 दिन बाद आदित्य के दोस्त रोहन तथा उसके भाई पवन सिंगल तथा उसके एक और दोस्त अर्जुन पर ही आदित्य के अपहरण का शक जताते हुए टुंडला थाने में अपहरण की हत्या का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस इस एंगल से भी अब जांच करना शुरू कर देती है। इसी बीच अपहरण के ठीक 3 दिन बाद यानी 25 अगस्त 2016 की शाम पास के ही सिकोहाबाद थाना क्षेत्र के भूरा स्थित बुद्धा नगर में स्थानीय पुलिस को झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति की लाश मिलती है। लाश मिलने की खबर मिलते ही तत्काल उस लाश को नहर से निकाला जाता है तो पता चलता है कि यह लाश एक नौजवान की है। क्योंकि आदित्य के अपहरण की घटना की जानकारी आसपास के सभी जिलों में दी जा चुकी थी और आदित्य की तस्वीर भी मीडिया में सर्कुलेट हो चुकी थी, उसी आधार पर पुलिस वाले अंदाज लगाते हैं कि
यह किसी और की नहीं बल्कि आदित्य मित्तल की ही लाश है। इसीलिए वह बिना वक्त गवाए आदित्य के परिवार वालों को फोन करके बुला लेते हैं। फोन मिलते ही आदित्य के परिवार वाले तुरंत भागकर अस्पताल पहुंचते हैं और शव की पहचान आदित्य के रूप में करते हैं। मतलब मित्तल परिवार का इकलौता चिराग अब हमेशा के लिए मिट चुका था। परिवार वालों पे दुख का पहाड़ टूट जाता है। अब तक पूरे मामले की जानकारी मीडिया को भी हो चुकी थी, क्योंकि इस शहर के सबसे बड़े कारोबारी का बेटा इस मामले से जुड़ा था। इसीलिए शहर में यह खबर आग की तरह फैल जाती है और लोगों ने तुरंत प्रशासन पे जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दबाव बनाना भी शुरू कर दिया था। इसलिए पुलिस और भी तेजी से काम करना शुरू कर देती है। आदित्य के शव मिलने के बाद सीधे उन दोनों को उठाती है जिन पे परिवार वाले शक जताते थे, यानी रोहन और उसके भाई को। पहले तो रोहन किसी भी तरह से इस घटने में शामिल होने से इनकार करता है, मगर जब पुलिस वाले सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं तो रोहन घटना की सच्चाई से पर्दा उठाता है। यह सच्चाई दोस्ती के रिश्तों को तार तार करने वाली थी। रोहन सिंघल द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक रोहन भी इस शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। रोहन के पिता भी शहर के जाने माने व्यापारी थे। बिजनेस को और बड़ा करने के लिए रोहन आदित्य की तरह रियल एस्टेट के बिजनेस में उतरने का फैसला करता है और वो एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट में काफी पैसे लगा देता है। फिरोजाबाद में जलसे रोड पे वो कर्मयोगी नाम के रियल एजेंट कॉलोनी भी बनाता है। रोहन को इस रियल एस्टेट वाले बिजनेस में तगड़ा नुकसान होता है, जिससे वो कर्ज में डूब जाता है। अब रोहन ने जिससे से भी कर्ज लिया था सब उस पे कर्ज लौटाने का दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। रोहन और उसके साथी भी अपने तरह से पैसे जुटाने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। इसी के बाद उनके दिमाग में किडनैपिंग के जरिए पैसे हासिल करने का शैतानी ख्याल आता है और इसी के बाद रोहन अपने पुराने दोस्त आदित्य मित्तल को किडनैप करके पैसे जुटाने का आइडिया अपने दोस्तों को देता है। दरअसल रोहन सिंघल और आदित्य मित्तल की दोस्ती लगभग 1 साल पहले हुई थी। इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए थे। दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। इस कारण रोहन को आदित्य के परिवार वालों की हैसियत का भी अंदाज अच्छे से था, क्योंकि आदित्य मित्तल अतुल मित्तल का इकलौता बेटा था। इसीलिए रोहन अपने दोस्तों को यकीन दिलवा देता है कि अगर हमने आदित्य को किडनैप कर लिया तो उसके परिवार वाले अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए हमें मुंह मांगी कीमत दे देंगे। फिर उन पैसों से हम बड़ी आसानी से अपना कर्ज चुकता कर सकेंगे। इसी के बाद आदित्य के बारे में सब कुछ जानने के लिए वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कब जाता है, जानने के लिए रोहन आदित्य के और करीब आ जाता है और उस पे और भी करीबी से नजर रखने लगता है। इसी साजिश के तहत वो अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 21 अगस्त 2016 की रात आदित्य के घर जाता है और उसे जिम जाने वाली बात कहता है। रोहन सिंघल के खुलासे के मुताबिक जब आदित्य जिम के लिए निकलता है तो रास्ते में ही रोहन उससे मिलता है। रोहन उसे रोक कर कहता है कि आज जिम जाने के बजाय मेरे साथ चलो, हम अपने फार्म हाउस जाकर शूटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था, रोहन सिंघल भी शहर के एक बड़े कारोबारी का बेटा था, इसीलिए उसके पास भी एक बड़ा सा फार्म हाउस भी था और लाइसेंस भी था शूटिंग करने के लिए। आदित्य शूटिंग की बात सुनकर रोहन के साथ उसके फार्म हाउस में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आदित्य रोहन के फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि थोड़ी दूर आने के बाद रोहन आदित्य से रास्ता बदलते हुए दूसरी तरफ चलने के लिए कहता है। पूछे जाने पे रोहन कहता है कि इधर मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वही थोड़ा सा काम बचा हुआ है, वहाँ से आकर हम लोग फार्म हाउस पे चलेंगे। रोहन का इतने कहने पे आदित्य अपनी कार दूसरी तरफ मोड़ देता है। जैसे ही यह उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुँचाते हैं, पहले से ही रोहन का भाई वहाँ पे और उसके दूसरे दोस्त भी तैयार रहते हैं, जो कि तुरंत आदित्य को अपने कब्जे में लेकर उसका हाथ पैर बांध देते हैं और मुंह पे कपड़ा लपेट देते हैं। इसके तुरंत बाद पहले से तैयार बेहोशी की इंजेक्शन आदित्य को दे दिया जाता है। इस कारण थोड़ी देर बाद आदित्य बिल्कुल खामोश हो जाता है। इसी के बाद रोहन ने एक फर्जी आइडेंटिटी से लिया हुआ सिम इस्तेमाल करके आदित्य के चाचा को फोन करते हुए आदित्य की किडनैपिंग की जानकारी देता है। आदित्य की चाचा ने रोहन की आवाज फोन पर इसलिए नहीं पहचानी थी क्योंकि फोन करने के लिए आदित्य ने वॉइस चेंजर ऐप का इस्तेमाल किया था। रोहन के खुलासे के मुताबिक किसी को भी शक रोहन पे ना हो, इसीलिए आदित्य को किडनैप और बेहोश करने के बाद रोहन प्लान के मुताबिक आदित्य के घर जाता है और किडनैपिंग की खबर सुनकर अफसोस करने का नाटक करता है। इसके अलावा वो फोन करके और लगातार आदित्य के घर पे आना जाना जारी रखता है ताकि वो परिवार वालों के मूवमेंट को भी समझ सके और इस हिसाब से फैसला कर सके कि आगे उसे रोहन के साथ क्या करना है।
पुलिस से पूछताछ में आगे खुलासा करता है कि यहाँ तक कि उसका प्लान बहुत अच्छा चल रहा था, मगर आदित्य के परिवार वाले पुलिस को इस बात की जानकारी दे देते हैं और मीडिया में भी खबर चलाने लगते हैं। स्थानीय मीडिया में जो आदित्य की तस्वीर चल रही थी वो रोहन के साथ वाली थी। रोहन को फिर पुलिस का डर सताने लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा और उसका राज खुल जाएगा। इसी डर से वो आदित्य को बेहोश करने के लिए एक के बाद एक बेहोशी के कई इंजेक्शन लगा देता है। लगातार इंजेक्शन लगने का नतीजा होता है कि दवा की ओवरडोज से आदित्य मित्तल की मौत हो जाती है। मौत को दूसरा एंगल देने के लिए ये लोग आदित्य का गला दबा देते हैं ताकि जांच में रोग बदला जा सके। आदित्य की मौत के बाद यह सभी लाश को ले जाकर पास के नहर में फेंक देते हैं, मगर थोड़ी देर बाद लाश बाहर आकर बबूल की एक झाड़ तक पहुंच जाती है और उसमें फंस जाती है, जिसकी वजह से पुलिस वालों के नजर में आ जाती है। रोहन और उसके दोस्त को आदित्य की हत्या करने के बावजूद एक बार फिर से आदित्य के परिवार वालों को फोन करते हुए फिरौती की रकम का डिमांड करते हैं। इस केस को दूसरा एंगल देने के लिए वो गोल्ड का डिमांड करते हैं। गोल्ड के डिमांड के बारे में पूछे जाने पर रोहन बताता है कि दरअसल उसने जानबूझकर गोल्ड की डिमांड की थी ताकि पुलिस वालों को लगे कि यह अपहरण कांड किसी विदेशी गैंग ने की है। रोहन के इस दिल दहला देने वाले खुलासे के बाद तत्काल रोहन और उसके एक नौकर पवन कुमार लाल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इन दोनों के निशानदेही पे पुलिस वहां पे छापामारी भी करती है, जहां उन्होंने रोहन को बंदी बनाकर रखा था। उस जगह से आदित्य को बांधने में इस्तेमाल किए गए जंजीर और रस्सी को भी पुलिस कब्जे में ले लेती है। इसके अलावा आदित्य को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया गया इंजेक्शन और दूसरे सामान भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस ने रोहन और पवन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया था, मगर पुलिस पूछताछ में रोहन खुलासा करता है कि उसकी पूरी साजिश में उसका भाई पवन सिंघल ने भी साथ दिया था, इसलिए पुलिस पवन सिंघल को भी गिरफ्तार कर लेती है। आगे की जांच में खुलासा होता है कि बेटों के साजिश के बारे में रोहन और पवन सिंघल की मां अनीता सिंघल को भी जानकारी थी, मगर उन्होंने बेटे को ऐसा करने से नहीं रोका, इसीलिए पुलिस अनीता सिंघल को भी गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। कुल मिलाकर कई दिनों के जांच के बाद इस मामले में पुलिस द्वारा कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों में होता है रोहन सिंघल, राजमिस्त्री हंसराम, गोपाल उर्फ राम गोपाल, मुकेश रोहन का भाई, पवन सिंघल तथा रोहन का दोस्त अर्जुन तथा रोहन की मां अनीता सिंघल भी इसमें शामिल थी। इन सभी लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच आगे बढ़ाते हुए ठोस सबूत जुटाने में लग जाती है और फाइनली इस केस की सुनवाई स्थानीय अदालत में शुरू हो जाती है। पुलिस द्वारा इस मामले में काफी ठोस सबूत भी जमा किए जाते हैं तथा बड़ी संख्या में गवाहों को भी पेश किया जाता है। इस तरह पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पे अप्रैल 2021 में रोहन सिंघल, पवन सिंघल, रोशन लाल तथा गोपाल को आदित्य मित्तल के किडनैपिंग तथा हत्या का दोषी करार करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि रोहन के दोस्त अर्जुन तथा रोहन की मां अनीता देवी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया जाता है। इन आरोपियों पे लगभग 2 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं। दूसरी तरफ आदित्य का पूरा परिवार इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। उन्हें अपने बेटे के जाने का बहुत बड़ा दुख है और उससे भी बड़ा दुख है उनके घर में आने वाले आस्तीन के सांप को उन्होंने नहीं पहचाना और उनका बेटा अपने ही दोस्त के जाल में फंसकर चला गया। तो ये कहानी यही समाप्त होती है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता लगे। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।